वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा कुछ डिस्कशन एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन पेज का भी करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस किया था। एक बार लास्ट लेक्चर हम देख सकते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अगर सिंपली में बोलूँ तो एक ग्राफ होता है, किसके बीच में, बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में। किस कंडीशन में? कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में। और कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से ही इसे क्या बोला जाता है? आइसोथर्म बोला जाता है। इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी वो फ्रेंडलिश नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसे फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। और ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए दी गई थी। देखो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व इस तरीके का मिलता था हमें। एक्स एक्सिस पे प्रेशर को लिया जाता है, वाई एक्सिस पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को लिया जाए, तो इस टाइप का ग्राफ मिलता था। अब इस ग्राफ की हेल्प से फ्रेंडलिच ने 3 ऑब्जर्वेशन निकाले। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहता है? अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होती है, लो प्रेशर पे, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। मतलब जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन बताते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसे बोला गया के। ठीक है, ग्राफ में देख सकते हो इनिशियली जब प्रेशर की वैल्यू कम है तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है। मतलब एक लीनियर ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट तक आ रही बात समझ में? किसको रिप्रेजेंट करना है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद में जब हाई प्रेशर की बात की जाए तो हाई प्रेशर पे क्या होता है? हाई प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 0। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम है वो क्या है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है भाई? ठीक, तो देख सकते हो तुम ग्राफ में जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। अरे ये बात समझ में? पैरेलल है, दैट मींस जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम वो क्या है? कांस्टेंट है। कब? हाई प्रेशर पर। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू के बाद में ये ग्राफ क्या हो जाता है? एक पैरेलल लाइन हो जाता है। इस प्रेशर को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड प्रेशर बोला जाता है। कौन सा प्रेशर बोला जाता है? सैचुरेटेड प्रेशर। जिसके बाद में कर्व कैसा हो गया? पैरेलल लाइन हो गया एक्स एक्सिस के। आ रही है बात समझ में? इस प्रेशर को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड प्रेशर बोला जाता है। सैचुरेशन प्रेशर के बाद में हाई प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, सैचुरेटेड प्रेशर की सिचुएशन को क्या बोल सकते हो? इसको इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन में जो एब्जॉर्प्शन की रेट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो इक्वल होती है उसके रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये अपन ने इसके लिए एक्सप्लेन किया गया है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए एक्सप्लेन किया गया। और हम जानते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो हाई प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? वहां पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है किसके बीच में? एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच में। आ रही बात समझ में? और जो मीडियम प्रेशर रेंज है, मीडियम प्रेशर मतलब नॉट सो लो एंड नॉट सो हाई, उस रेंज में, ठीक है, फ्रेंडलिच ने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला? उस रेंज में मीडियम प्रेशर पर, जिसको बोल सकते हो मीडियम प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x बाई एम की वैल्यू p की पावर 1 बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बोला? मीडियम प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो p की पावर 1 बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और p की पावर 1 बाई एम, 1 बाई एम की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं इनिशियली लो प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के।
मीडियम प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टार्टिंग में प्रेशर इंक्रीज होने पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं ग्राफ कैसा है, कर्व की फॉर्म में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीमेंट तो होता है, बट पहले जिस स्पीड से जिस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा था प्रेशर इंक्रीज करने पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में, वो इंक्रीमेंट अब क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया पहले के कंपेयर में। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x/m p की पावर 1/m के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रेशर जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर के बाद में अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट नहीं होती है, कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन बताए किसने, फ्रेंडलिच ने एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म के लिए। इस तरीके से उसने क्या किया, एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म की एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है। और सैचुरेटेड प्रेशर पर क्या हो जाता है, सैचुरेटेड प्रेशर पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है किन किन प्रोसेस के बीच में, एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेस के बीच में। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ पर K और N जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसके बारे में फ्रेंडलिच ने क्या बोला, इनकी वैल्यूज एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट की नेचर पर डिपेंड करती है। और इनकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की फ्रेंडलिच ने, देखो वो कैलकुलेशन देखते हैं। लास्ट जो रिलेशन था मीडियम प्रेशर पर वो क्या था, x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/m। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर अगर मैं लॉगरिथम लेता हूँ इस इक्वेशन की, तो क्या होता है, देखो log x/m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर लॉगरिथम लूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log k प्लस log e की पावर 1/m। इतना हम जानते हैं, जब log लूंगा तो इस कंप्लीट क्वांटिटी का लॉगरिथम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log k इंटू पी की पावर 1/m। तो एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n, जिसको अपन लिख सकते थे log m प्लस log n, ये लिख सकते थे। ठीक है। तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने log k इंटू पी की पावर 1/m को क्या लिख दिया डायरेक्ट, log k प्लस log p की पावर 1/m। और log का यूज हम लॉगरिथम कैलकुलेशन हम बहुत बार से करते हुए आ रहे हैं, पहले भी बहुत बार किए, तो ये इतना हमें आइडिया है। ठीक है। अब देखो इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/m log p, जो कि पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देते हैं, log x/m इज इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k। यहाँ पर जो लॉगरिथम लिया गया है वो बेस 10 पर है। ठीक है। अब देखो अगर मैं y एक्सिस पे log x/m को लेता हूँ, x एक्सिस पे प्रेशर को लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनती है ये बनती है y इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग। आ रही है बात समझ में। अब वापस से थोड़ी बहुत ग्राफिकल नॉलेज हम देख लेते हैं, एक बार पहले भी बताई हुई है मैंने, वापस से बता देता हूँ। ये x एक्सिस हमारे पास और ये y एक्सिस हमारे पास। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफ किस तरीके से आता है ये डिपेंड करता है m पर और c पर। ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। देखो सपोज हमारे पास में m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ग्राफ जो है वो ऊपर चलता हुआ आता है। m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो ढाल है वो बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, तो ग्राफ क्या है, ऊपर की ओर बढ़ता है। कब, जब m की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, ऊपर की ओर चलती हुई बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखो अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, मतलब स्लोप कम होगा, कम होगा तो इस तरीके से ग्राफ गिरता हुआ आएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो कैसे बनाओगे, गिरती हुई बनाओगे। कब, जब स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और जब m की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव ना होकर जीरो, इसका मतलब कोई स्लोप नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन होगी इस तरीके से। ठीक है। कब, जब ग्राफ कैसा है, जीरो। इसके बाद में अब बात आती है ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ध्यान रखना, जब c की वैल्यू जीरो होती है, c की वैल्यू जीरो होती है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, मतलब 0 0 से, इस पॉइंट से। कब, जब c की वैल्यू क्या है, जीरो। और
जब c की वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस से। मतलब जो स्ट्रेट लाइन तुम खींचोगे वो किस पॉइंट से, वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से खींचोगे। ठीक है, वाई एक्सिस मतलब इस वाई एक्सिस पे कहीं से कुछ आ रही है बात समझ में। अब देखो वाई एक्सिस पे सी की वैल्यू जो है वो दो तरीके से नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है। सी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है एंड सी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। आ रही है बात समझ में। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या होता है, इस ओरिजिन से ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस में। तो ग्राफ जो स्टार्ट करोगे वाई एक्सिस पे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट करोगे कहीं भी। आ रही है बात समझ में। और अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस नेगेटिव वाई एक्सिस से। ओरिजिन से नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट करोगे। और ग्राफ ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा या पैरेलल रहेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, एम की वैल्यू पे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस पे क्या लूँ, log एक्स बाई एम को लेता हूँ, और एक्स एक्सिस पे किसको लेता हूँ, log पी को लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1/n, और 1/n की वैल्यू मैंने बताया है 0 से लेकर 1 के इक्वल होती है। मतलब इसके बीच में हो सकती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 भी नहीं होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप हुआ, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। तो पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात देखो c की वैल्यू क्या है, log k के इक्वल है, मतलब c नॉट इक्वल टू 0 है, और log k कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। आ रही है बात हमको समझ में। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे वो वाई एक्सिस से खींचेंगे और पॉजिटिव वाई एक्सिस से खींचेंगे। और एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर आएगा। तो ग्राफ किस तरीके का मिलता है यहाँ पर, यहाँ जो ग्राफ मिलता है वो इस तरीके का मिलता है। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से ये ग्राफ मिलता है। ठीक, इसका log x बाई एम इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ इस टाइप का आता है। अब बात की जाए इसके लिए स्लोप की, तो इसके लिए जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप मतलब m मतलब tan थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे m की जगह कौन है, 1/n, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है तो m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, 1/n। आ रही है बात समझ में। उसके अलावा वाई एक्सिस को ये लाइन जहाँ पे काटती है तो ये जो वैल्यू होती है इसे बोला जाता है इंटरसेप्ट। इसे क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट बोला जाता है। और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, तो सी की वैल्यू कितनी है, log के। तो यहाँ इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होता है वो तो log के होता है, और जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 1/n होता है। तो यहाँ पर स्लोप की हेल्प से और इंटरसेप्ट की हेल्प से हम n और k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से एडजॉर्प्शन आइसोटोन की एक्सप्लेनेशन की किसने, वेंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। जब कोई सॉलिड किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सब्सटेंसेस का क्या कर लेता है, एडजॉर्प्शन कर लेता है। इस टाइप का एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अगर डेफिनेशन अपन बनाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ सॉलिड comes in contact with the solution, then it adsorbs substance present in solution. Such type of adsorption is called adsorption from solution phase. जब भी कोई सॉलिड को सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाओगे तो वो सॉलिड उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सब्सटेंस को क्या कर लेगा, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको क्या बोला जाता है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज बोला जाता है। देखें एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें तो जब एसिटिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में चारकोल मिक्स करके उसको शेक किया जाता है, ठीक, तो कुछ एसिड की अमाउंट चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। सिमिलरली जब लिटमस के सॉल्यूशन में चारकोल मिला के उसको शेक करते हैं तो सॉल्यूशन किस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि वो जितना भी कलरिंग मटेरियल है वो किसके सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट जो है वहाँ पर चारकोल उसके सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में MgOH2 का MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रेसिपिटेशन करवाया जाता है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में मैग्नेसॉन रिएजेंट की प्रेजेंस में।
तो क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। ये ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस मैग्नेशियम रिएजेंट का जो भी कलर है, मतलब मैग्नीशियम के जितने भी पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है, सब किसके एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के एग्जांपल। अब देखो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो सिमिलर वैसे फैक्टर है जो हमने गैस का सॉलिड पर एब्जॉर्प्शन में देखे थे। देखो पहला फैक्टर वही टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो जनरली अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। आ रही होगी बात समझिए। दूसरा देख सकते हैं अपन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज किया जाता है तो हम जानते हैं एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट बोलो, तो एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये भी बात क्लियर है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। उसके अलावा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, जितने ज्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, उतनी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब होने वाला मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। और ये बात समझ में। उसके अलावा एक मेन जो पॉइंट है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की नेचर पर भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, ये भी हम जानते हैं। एड्सॉर्बेंट की नेचर कैसी है, एड्सॉर्बेंट किस टाइप का, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पर भी कौन डिपेंड करता है, एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज को मेनली कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया अफेक्ट करता है, इसके अलावा कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है सॉल्यूशन की, और एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की नेचर भी अफेक्ट करती है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में देखो अगर बात की जाए यहाँ पर भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, बड़े फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो जैसी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने गैस के सॉलिड पर एड्सॉर्प्शन में डिस्कस की हुई है, वही एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पर मिलती है। बस गैस के केस में प्रेशर की बात की जाती है, सॉल्यूशन के केस में प्रेशर की बात की जाती है, कंसंट्रेशन की। मतलब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर भी सिमिलरली उसी टाइप से इक्वेशन मिलती है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C की पावर 1/n की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, x बाई अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इसके अलावा जब प्रोपोर्शनलिटी का होगा तो कांस्टेंट k आएगा, C की पावर 1/n। ठीक है, जब लॉगरिथम लोगे तो यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, log x बाई n इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log C। यहाँ पर हम जानते हैं x बाई एम क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में x क्या चीज है, x है यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब। जब गैस की बात होती है तो वहां पर अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब लिख दिया जाता है। यहाँ सॉल्यूशन में कौन किसका एब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन होगा जनरली, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब। m क्या है यहाँ पे, m है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट या मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट बोल सकते हो। ठीक, इसके अलावा k कांस्टेंट, n कांस्टेंट है, c क्या है, c यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोली जाती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आ रही है बात समझ में। तो ये सारी चीजें, और वैसा ही एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व मिलता है जैसा कि हमें प्रीवियस केस में हमने देखा था, इस टाइप का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ मिलता है। यहाँ पर प्रेशर की जगह एक्स एक्सिस पे इस बार कंसंट्रेशन को लिया जाएगा, इधर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को लिया जाएगा, तो उसी टाइप का कर्व मिलेगा जैसा हमें पहले देखने को मिला है। आ रही है बात समझ में। तो अगर एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के लिए आइसोथर्म कर्व पूछा जाए तो वैसा ही आइसोथर्म कर्व मिलेगा जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, बस प्रेशर की जगह पे कंसंट्रेशन आ जाएगा। वही तीन ऑब्जर्वेशन होंगे मीडियम प्रेशर के लिए, ये ऑब्जर्वेशन। अगर बात की जाए लो प्रेशर की तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की, और अगर हाई प्रेशर की बात की जाए तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा c की पावर नॉट के, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि किसी भी पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। अब देखो अगर अपन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल से समझना चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये कोई मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट है, इसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा। अब इनिशियली क्या है, जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल
एडसोर्बेंट के मोलिक्यूल क्या है, घूमते फिरते से आएंगे और आके क्या होंगे, सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, अब इनिशियली क्या है, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो इनिशियली क्या है, जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसी प्रोपोर्शन में अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अभी सरफेस पूरी तरीके से वेकेंट है, तो कोई भी पार्टिकल सरफेस पे कहीं भी आके एब्जॉर्ब हो सकता है, कहीं भी आके बैठ सकता है डायरेक्टली बॉडी को। अब जैसे ही कुछ पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो गए, तो अब जो पार्टिकल्स आएंगे उनके लिए सरफेस जो एरिया है वो पहले के कंपेयर में क्या होगा, लेस प्रोवाइड होगा, बिकॉज कुछ पार्टिकल पहले से आके अरेंज हो गए। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर पास पास आएंगे, ठीक है, सरफेस की तरफ आएंगे, तो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा। और जिस प्रोपोर्शन में पहले इंक्रीज हो रहा था उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज ना होके उससे लेस रेट से एब्जॉर्प्शन में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब जब धीरे 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 सरफेस पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वाला सिचुएशन आने लगेगा, मतलब जो सरफेस है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो अब जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या करेंगे, आके पहले वाले पार्टिकल्स को कोलाइड करके उछाल देंगे, खुद उसके सरफेस पे आ जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में क्या चीज होती है, इनिशियली तो जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की, उसके बाद में अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में क्या हो जाता है, जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे दो प्रोसेस इक्वल रेट से होने लग जाते हैं, कुछ मोलिक्यूल्स आ रहे हैं और कुछ मोलिक्यूल्स जा रहे हैं। ठीक है, जितने एब्जॉर्बेंट के मोलिक्यूल आके सरफेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं उतने ही मोलिक्यूल सरफेस से रिमूव भी हो रहे हैं। मतलब सेचुरेटेड प्रेशर की कंडीशन के बाद में अब एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो इक्वल हो जाती है किसके, डिजॉर्प्शन की रेट के। तो इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। ठीक, और ग्राफिकल रूप से फिर इस तरीके से समझाया वो तो मैं वेरी सही आ रही है बात समझ में।